नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी डीओई की वर्कशीट 29 जो आपके पाठ गति से ली गई है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे बेटा दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से, मूल बिंदु का गति में क्या महत्व होता है और दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है। जिज्ञासा दीदी बताती हैं, सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा पर गति करती है तो यह सबसे साधारण प्रकार की गति होती है। मतलब बेटे, अगर आप सड़क पे साइकिल चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं तो यह एक प्रकार की सरल रेखीय गति है, ठीक है। और यह सबसे साधारण प्रकार की गति होती है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उसे ही मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप सुबह घर से निकले स्कूल के लिए, ठीक है, तो आपका मूल बिंदु क्या हुआ? कहाँ से चले थे? घर से चले थे, तो आपका मूल बिंदु क्या हुआ? घर। और कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। पर यदि आपसे कहा जाए अब आपकी छुट्टी हो गई स्कूल में और आप स्कूल से घर जा रहे हैं, तो स्कूल जो होगा बेटा वो आपका क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें हमेशा एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। मतलब मूल बिंदु के द्वारा ही, मूल बिंदु को ध्यान में रखकर ही हम यह कह सकते हैं कि वस्तु गतिमान है या विराम अवस्था में है। जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है। सपोज कोई वस्तु, जैसे आप कोई वस्तु यहाँ पे है और वो यहाँ से मूव करके, गति करके यहाँ तक पहुँची है, तो क्या मतलब है कि वह गति करके गई है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आया है, ठीक है। तो यह क्या है? यह क्या कहलाती है? गति कहलाती है। और यह कुछ समय के साथ होती है। तो हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु अपनी मूल बिंदु से हटती है, वह अब यहाँ से हट चुकी है वस्तु और कहाँ जा चुकी है? यहाँ पे। सपोज हम ये कहें कि साइकिल ही चला रहे हैं, जैसे आप, तो साइकिल को आपने यहाँ से चलाना शुरू, ए पॉइंट से चलाना शुरू किया, और जब आप ए पॉइंट से चलाकर उसको बी पॉइंट पर लेके गए तो आपने क्या करी? गति करी, ठीक है। और वह गति समय अंतराल की में कुछ दूरी तय करती है। मतलब ये आपने दूरी तय करी और उस दूरी को तय करने में क्या लगा होगा? कुछ समय भी लगा होगा। तो जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित पथ के माप को क्या कहते हैं? दूरी। अब आप जैसे यही देखिए बेटा, आप ए बिंदु से चलकर बी बिंदु तक गए तो आपने एक दूरी तय करी, तो इस दूरी के माप को, इस माप को क्या कहेंगे? हम दूरी कहेंगे, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि हमने बेटा अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी। अदिश राशि क्या होती है? वह राशि जिसमें माप तथा दिशा, माप तथा दिशा होती है बेटा, वह होती है आपकी सदिश राशि। और अदिश राशि क्या होती है बेटा? अदिश राशि में आपको केवल क्या दिया जाता है? माप दिया जाता है, इसमें दिशा हमें नहीं पता। अब जैसे हम इसी की बात करें, आप इसमें ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जा रहे हैं और मान लीजिए आपने 2 मीटर की दूरी तय करी, तो इसमें आपकी दिशा तो नहीं है ना, सिर्फ माप ही है। इसलिए दूरी को क्या कहा जाता है? दूरी को क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है, ठीक है। और यह सदा बेटा धनात्मक होती है, हमेशा ध्यान रखिए, यह कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यह हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसका मान हमेशा प्लस में होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, धन और शून्य भी नहीं हो सकती। बेटा अगर आप एक बिंदु से चल के किसी दूसरे बिंदु तक गए हैं तो इसका मतलब आपने कुछ तो दूरी तय करी है ना, जीरो तो होगा नहीं, तो यह कभी भी शून्य नहीं होती, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, से अंतिम स्थिति के बीच में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? कुल दूरी, ठीक है। यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? कुल दूरी। जबकि एक वस्तु द्वारा उसके आरंभिक स्थिति
मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन। देखिए बेटा, दूरी और विस्थापन में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ए से बी तक, अगर कोई, आप ही हैं, आप ए बिंदु से चलना शुरू हुए और आप कहाँ तक गए? बी बिंदु तक गए, तो आपने क्या तय करी? आपने तय करी दूरी। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन कैसे है? मान लो आप ए बिंदु से चलना शुरू हुए और आप गए बी बिंदु तक और उसके बाद सी बिंदु तक, तो जो विस्थापन होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है। जबकि आप गए कहाँ से? दूरी क्या कहलाएगी? दूरी आपकी यहाँ ए से चलना शुरू हुए, फिर बी तक गए, बी से चलना शुरू हुए, फिर सी तक गए, ये तो आपकी क्या कहलाएगी? दूरी। इन दोनों का सम, इन दोनों का योग क्या कहलाएगा? दूरी। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो हम न्यूनतम दूरी की बात करेंगे, तो वह क्या कहलाएगा? आपका वैल्यू जो हमारी इसमें निकल के आएगी। ठीक है। सपोज जैसे आपको ये दिया गया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए बेटा, देखिए ये बच्चा अपने ए बिंदु से चलकर यहाँ पे गया बी पर, और बी से फिर गया सी पर अपने घर के लिए। तो इसने कितनी दूरी तय करी? ए से सी तक दूरी तय करने में अगर हम दूरी की बात करें तो कितनी दूरी लगेगी बेटा? ये लगेगी 3 और 4, इन दोनों का योग 3 जमा 4 कितना आ जाएगा बेटा? 7। लेकिन अगर मैं AC की बात करूं, जो विस्थापन, अगर मैं किसकी बात करूं? अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन कैसे निकलेगा इसका? देखिए, विस्थापन के लिए बेटा आप यहाँ इसको हम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लेके करेंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है बेटा आपका? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में 9 प्लस 16। और AC का अगर अंडर रूट आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो ये कितना आ गया बेटा आपका? ये आ गया आपका 25, और बाहर निकलेगा तो 5। तो ये देखिए इसका आंसर क्या आ गया? 5। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी न्यूनतम दूरी है। ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विस्थापन। विस्थापन को क्या बोला जाता है? न्यूनतम दूरी। ठीक है। तो और विस्थापन बेटा, विस्थापन 0 हो सकता है, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ कैसे विस्थापन 0 हो सकता है। देखिए बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति मतलब मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच की कुल तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कुल दूरी। जबकि वस्तु द्वारा प्रारंभिक मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। देखिए, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसकी दिशा भी है और मान तो है, ये कोई भी माप तो है ये इसका, तो इसका मान भी होता है फिक्स और इसकी दिशा भी होती है, यह एक दिशा में चल रहा है। ठीक है। तो यह ऋणात्मक भी हो सकता है बेटा और यह शून्य भी हो सकता है, और SI पद्धति के अनुसार इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक मीटर है। आइए अब जाने यह कैसे शून्य हो सकता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप A बिंदु से चले और कहाँ पहुँचे? B तक गए, ये हो गया बेटा आपका दूरी। ठीक है। और आपने तय की 2 मीटर। उसके बाद आप C पे गए तो आपने तय किया 1 मीटर, और यहाँ पे आपने 2 मीटर किया, यहाँ पे आपने 1 मीटर किया। ठीक है। अब आप इस C बिंदु से वापस आ गए, कहाँ पे? वापस आ गए आप B बिंदु पर। देखिए, पहले आप A से किस पे गए? C पर गए। A से C पर गए तो आपको कितना लगा? यहाँ पे लगा 3 मीटर। ठीक है। उसके बाद आप वापस आ गए फिर से B पर, तो इसमें से फिर से क्या कर दिया? -1 कर दिया। कितना बचा? 2 बचे, 2 मीटर बच गए। फिर वापस आप किस पे आ गए? अगर आप वापस आ जाते हैं, मान लो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, या हम वापस A पर आ जाते हैं। ठीक है। तो वापस A पर आने पर हमारे पास वापस कितना बचा था? 2 मीटर ही बचा था। तो 2 मीटर ही तो है B से A से B तक की दूरी जो है, तो 2 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो विस्थापन है
वह ज़ीरो भी हो सकता है। और अगर आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके दूं तो देखिए, अगर आप सपोज अगर आप चलना शुरू हुए, आप अपने घर से चलना शुरू हुए और घर से आप स्कूल आए, लेकिन आपने देखा स्कूल बंद है और फिर आप वापस घर चले गए, तो आप ए बिंदु से चले बेटा। देखिए, आप ए बिंदु से चले और बी तक गए और फिर बी से वापस आ गए ए पे, तो क्या हुआ? आप जहां से गए वहीं पे ही वापस आ गए। तो विस्थापन, मतलब विस्थापन क्या आ गया इस स्थिति में? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये अगर आपने 2 मीटर की दूरी तय करी तो वापस फिर आपने 2 मीटर की दूरी तय करी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ज़ीरो। ओके, चलिए अब देखिए बेटा, और इस पद्धति के अनुसार, लेकिन मात्रक इसका भी क्या होता है? मीटर होता है। अब जिज्ञान पूछता है कि दीदी चाल क्या होती है, ठीक है, और इसका परिकलन कैसे किया जाता है। तो जिज्ञासा दीदी बताती हैं कि चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 1 घंटे में आप स्कूटी से 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो यह क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी चाल। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि वो किस दिशा में जा रहा है। जैसे बेटा मैं आपसे ये कहूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप स्कूटी, कार, कुछ भी चला रहे हैं और आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा? इसमें आपकी दिशा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप कार चला रहे हैं और आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहे हैं, अब मैंने इसमें आपको दिशा नहीं बताई है, दिशा निर्देश कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? एक अदिश राशि। जिसमें दिशा भी ज़रूरी होती है, तो वह क्या कहलाती है? सदिश राशि। और दिशा के बिना अगर कोई राशि है तो वह क्या कहलाएगी? अदिश राशि। इस पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड, और बेटा चाल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में अगर हम लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे? प्रति घंटा। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं अपना असमान चाल से गति तय करती हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, आप घर से निकले, आपने गाड़ी स्टार्ट करी, अगर आपको पहले थोड़ी देर के लिए तो ट्रैफिक नहीं मिला, आपने स्मूथ गाड़ी चलाई, फिर आपको ट्रैफिक मिला, गाड़ी धीरे हो गई, फिर आगे रेड लाइट आ गई, गाड़ी फिर धीरे हो गई, फिर रेड लाइट क्रॉस करने के बाद स्पीड पकड़ी। तो इस तरीके से गति में क्या आता रहता है? अंतर आता रहता है। तो अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुओं की असमान चाल से ही गति करती हैं। इसकी चाल को हम औसत चाल के रूप में, इसीलिए हमें चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करना है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप घर से निकले बेटे स्कूल के लिए, ठीक है, मम्मी आपको स्कूटी पे छोड़ने आ रही है घर से स्कूल के लिए। अब घर की तो गली में से निकले आप, तो बहुत आराम से निकले, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था, तो आप जल्दी निकल आए। उसके बाद आप आगे आए तो आपको देखा कि स्कूल वाली रोड पे तो बहुत रश है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत रश है, ठीक है, तो आपकी स्कूटी की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। फिर थोड़ा सा रास्ता खाली मिला, फिर तेज़ हो गई, लेकिन आगे क्या देखा? एक रेड लाइट आ गई, तो धीरे हो गई। तो इस प्रकार से जो समय अगर समान भी है, मान लो ये हम 1-1 मिनट की बात कर रहे हैं, समय अगर समान भी है लेकिन दूरी क्या होगी? अलग अलग तय करी जा रही है, तो उसमें हमारी औसत चाल निकालते हैं हम। कैसे? कुल दूरी जितनी भी हमने तय करी है, कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय, ये क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है? इसको हम v से, बेटा चाल को आप लिखते हो, ये क्या है? चाल को आप लिखते हो दूरी डिवाइडेड बाय समय, लिया गया समय। मतलब
दूरी को डिस्टेंस से, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और जो औसत चाल होती है उसको हम v से लिखते हैं। उसमें क्या आ जाएगा आपका कुल दूरी, डिस्टेंस कुल दूरी, और कुल लिया गया समय। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा बेटा, इसमें कुल दूरी लेनी है। ठीक है, किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसके दूरी समय ग्राफ से भी मापी जा सकती है। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल को दर्शाता है। ये अभी मैं आपको ग्राफ शो कर रही हूँ बेटा। तो हम ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि वह वस्तु गतिमान है, विराम अवस्था में है, एक समान चाल से है या असमान चाल से है। ठीक है, असमान चाल चल रही है। देखिए बेटा, देखिए ग्राफ ये बहुत क्लियरली दिखाया गया है बेटा इसमें। देखिए फर्स्ट ग्राफ आपका एक समान चाल का है। एक समान चाल का ग्राफ जो होता है बेटा वो सरल रेखीय होता है, जो सीधी लाइन पे चलता है। ठीक है, यह इकाई समय में बेटा जो इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो दूरी और समय जो है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, बराबर रहेगा। इकाई समय में यह बराबर दूरी तय करता रहेगा। आप जिस भी पॉइंट से लेंगे ये इसकी दूरी और जो चाल में जो वो रहेगा वो समान रहेगा। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से यह एक समान चाल का ग्राफ होता है। मतलब 1 घंटे में अगर ये 5 सेकंड में अगर इसने 20 मीटर दूरी तय करी, तो अगले 5 सेकंड में भी ये 20 मीटर ही तय करेगा। अगले 5 सेकंड में भी ये 20 मीटर ही तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर लिया 5, 10, 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 20, 40, 60। तो आप देखिए 5 सेकंड में 20, अगले 10 सेकंड में कितनी दूरी हो गई 40। अगर 40 हुई है तो अंतराल तो इसका 20 का ही है ना। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए बेटा विराम अवस्था का ग्राफ। विराम अवस्था के ग्राफ में देखिए समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूरी क्या रह रही है, दूरी एक समान रह रही है। ठीक है, दूरी नहीं, मतलब वह दूरी नहीं तय कर रही है, दूरी नहीं आगे जा रही है, दूरी मतलब वहीं का वहीं है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि समय तो बढ़ रहा है आगे आगे, समय तो हो रहा है आगे, लेकिन दूरी नहीं जा रही है, दूरी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमने दूरी को किस पे लिया है, वाई एक्सिस पे, और समय को किस पे लिया, एक्स एक्सिस पे। तो यह किसका ग्राफ है, यह विराम अवस्था का ग्राफ है बेटा, जब वस्तु विराम अवस्था में। और यह किसका ग्राफ है बेटा, यह, और बेटा इसको बोलते हैं समानांतर ग्राफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समानांतर ग्राफ। और यह होता है एक सीधी सरल रेखीय ग्राफ। और बेटा ये कर्व जो ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका असमान गति का। मतलब पहले 5 सेकंड में मान लो 20 मीटर चला कोई वस्तु, दूसरे 5 सेकंड में वह सिर्फ 10 मीटर ही चल पाया, तीसरे 5 सेकंड में उसने 30 मीटर की दूरी तय करी। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये असमान चाल का ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये है बेटा आज की आपकी वर्कशीट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है। बेटा दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, ये देखिए आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं सीधे सीधे बच्चे। ये रहा इसका आंसर, 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, जब कोई वस्तु मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है, समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। तो एक वस्तु का द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ पर के माप को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो आप दूरी की परिभाषा, दूरी को यहाँ से भी व्यक्त कर सकते हैं कि समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। यदि एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, जबकि विस्थापन को आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, एक वस्तु द्वारा उसके आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करती है, उसकी औसत चाल बताइए। बेटा ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि औसत चाल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। औसत चाल निकालने के लिए बेटे हमें लेनी होती है कुल दूरी, कुल
समय, लिया गया कुल समय। अब देखिए बेटा कितनी दूरी, तो 20 मीटर और 20 मीटर, तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर डिवाइडेड बाय समय कितना लिया गया 5 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, तो कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाय 8 5, तो कितना आ गया हमारी औसत चाल कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, जो मात्रक रहेगा वो समान रहेगा, अगर मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आ रहा है तो किलोमीटर पर आ लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, चाल को परिभाषित करिए तथा उसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए बेटा चाल की परिभाषा ये रही, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली मेरा तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए और छोटी क्लासेस में भी आया बेटा, वो आपको कह रहा है कि दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए बी सी किसकी गति की दर सबसे अधिक है। तीन वस्तुएं ए बी सी, यह एक गति कर रही हैं। अब आपको ये बताना है कि किसकी चाल जो है, किसकी गति जो है वो सबसे अधिक है। बेटा इसके लिए पहले तो एक बार ध्यान रखिएगा, आप इसको करने का आपको मैं ये इस तरीके से आप अपने ड्रॉ करिए। दो चीज़ें बताऊंगी बेटा इसमें मैं आपको, देखिए। ठीक है, अब बेटा ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं लिया गया समय और वाई एक्सिस पे दूरी। देखिए पहले इसी को ही समझिए। एक्स एक्सिस बेटा देखिए ये कम समय है और दूरी ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा समय लिया गया है। ठीक है, और दूरी उससे कम है, और ये सबसे ज़्यादा समय लिया गया है और सबसे कम दूरी है। तो सबसे ज़्यादा दूरी किस में है, इसमें है, और समय सबसे कम है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ ए। ठीक है, तो ए वस्तु ने सबसे अधिक गति की है। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका ये होता है बेटा कि ये एंगल देखिए बेटा, इसका सिर्फ इतना है, जितना छोटा एंगल होगा दोनों रेखाओं के बीच में उतनी ही गति तेज होगी। ये देखिए इसका उससे बड़ा और ये एंगल तो सबसे बड़ा है, राइट। ठीक है, तो जितना बड़ा एंगल होगा बेटा उतना बड़ा आपका, एक मिनट मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ, एक मिनट, डोंट बी कंफ्यूज, मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ बच्चे। देखिए अब ये सिर्फ इतना एंगल है, ये आपका ये है, और ये क्योंकि मेरा पेन भी थोड़ा स्लिप कर गया, ये देखिए। ठीक है, तो जितना छोटा एंगल होगा उतना ही गति ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम दो बातों से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, और सबसे सटीक तरीका तो बेटा जो मैंने आपको पहले वाला बताया, क्योंकि उसमें चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं गलती के। ठीक है, तो ये थी बच्चे आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर अच्छे से समझ आई है तो फटाफट से अपना वर्कशीट कंप्लीट करिए और अपने टीचर्स को अपना काम सेंड करिए टाइमली, और सभी बच्चे खूब मस्ती में पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया। गुड बाय बेटा, टेक केयर।